तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बहुत दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि हम कुछ ऐसी स्टोरी करें जिसमें अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के रिश्तों की बात हो। लेकिन ये इशू बहुत बड़ा इशू है। कुछ पुराने एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के रिश्ते। ये रिश्ते बहुत किस्म के हैं, एक किस्म के नहीं हैं। कहीं तो ये प्योरली फाइनेंशियल रिश्ते हैं, जहाँ पे अंडरवर्ल्ड पैसा लगाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने सोर्सेज के थ्रू, और वो फिल्में कुछ बड़े लेवल की प्रोड्यूस की जाती हैं जिनमें अंडरवर्ल्ड की मर्ज़ी का हीरो होता है, अंडरवर्ल्ड की मर्ज़ी की हीरोइन होती है, और बाकी जो किरदार हैं वो भी किसी ना किसी तरह अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़े हुए या जिनको उन्होंने प्रमोट करना होता है वो लोग होते हैं। दूसरा, अंडरवर्ल्ड की इन्वॉल्वमेंट होती है फाइनेंसर्स के थ्रू रिकवरी करवाना। पैसा लगाने वाला कोई और होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिसको पैसा दिया जाता है उसके पास ये मैसेज पैसा देने के पहले ही पहुंचा दिया जाता है कि भाई साहब, हेरा फेरी मत करना, ये पैसा जो है ये अंडरवर्ल्ड के फलां फलां आदमी का लगा हुआ है, तो इसलिए हेरा फेरी मत करना, ईमानदारी से हमारा पैसा वापस कर देना। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका होता है वसूली का। जब फिल्म इंडस्ट्री के लोग बहुत बड़ा पैसा, एक ज़माना था जब फिल्में कुछ लाखों में बन जाती थी, फिर करोड़ों में बनने लगी, आजकल सैकड़े करोड़ों में बनती हैं। एक एक फिल्म का बजट आजकल 100 करोड़ 150 करोड़ रुपया के करीब हो गया है। और इतना पैसा कुछ लोग जो इंटरेस्ट पे लेके बाहर से, कॉरपोरेट वर्ल्ड से, जब बाहर के फाइनेंसर से, जिनमें रियल एस्टेट के लोग, डायमंड के डीलर्स, ये लोग जो पैसा लगाते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पैसा दे के, उनको बाद में ये पैसा वसूल भी करना पड़ता है। और मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सक्सेस रेट 3 या 4% है। मसलन अगर 100 फिल्में एक साल में बनती हैं तो उनमें से 3 या 4 हिट होती हैं, बाकी फ्लॉप हो जाती हैं। तो इतना पैसा डाउन द ड्रेन, वो पानी में बह जाता है, किसी काम नहीं आता। लेकिन जो फिल्में चलती हैं वो बहुत ओवरड्राफ्ट दे के जाती हैं आपको, बहुत सारा पैसा बचता है। 150-200 करोड़ लगा के आपको 1000-1200 करोड़ रुपया वो बिज़नेस वो फिल्म कर जाती है और आपको बहुत पैसा बनता है। तो जो मैं बोलता हूँ पैसा डाउन द ड्रेन चला जाता है, उसकी वसूली कैसे करें, तो वहाँ पे अंडरवर्ल्ड की मदद लेनी पड़ती है। चौथा होता है ग्लैमर एलिमेंट। अब फिल्म इंडस्ट्री के लोग क्यों कामयाब हैं? क्योंकि वो ग्लैमर को रिप्रेजेंट करते हैं। हीरो खूबसूरत होना चाहिए, हीरोइन खूबसूरत होनी चाहिए, साइड हीरो हीरोइन खूबसूरत होने चाहिए, और जिस दिन उनकी खूबसूरती पे आँच आ जाए तो वो फिर हीरो हीरोइन नहीं रहते, विलन बन जाते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसा है कि जिन लोगों का चेहरा हुसैन नहीं था वो भी एक्टर बन गए, लेकिन वो एक्टर अपने चेहरे की वजह से नहीं बने, वो एक्टर अपनी कला की वजह से बने हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसी के, आप सब जानते हो। तो जो लोग इस बात को बनाए रखते हैं कि हमारा फिज़ीक, हमारी बॉडी, हमारा चेहरा ख़ास तौर पे ये ख़राब नहीं होना चाहिए, तो वो लोगों को अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी के लिए अंडरवर्ल्ड का सहारा लेना पड़ता है। अंडरवर्ल्ड वालों को कुछ नहीं जाएगा, जिससे दुश्मनी निकालनी है किसी बंदे को 2-4-5 हज़ार दे के उस तरह दे देंगे कि जाओ भीड़ भाड़ में से निकलते हुए हीरो की गाल पे उस तरह चला देना। वो हीरो की तो उम्र भर की रोटियां गई, वो आदमी 1000 रुपये लेके अपना किसी गांव पहुंच जाएगा, फिर वापस जाके वहाँ नाई की दुकान पे काम करने चल जाएगा। तो ये एक जो डर हमेशा, इसको मैं डर की तलवार नहीं, डर का उस्तरा कहता हूँ, ये फिल्म वालों पे हमेशा लटकता रहता है। तो उस तरह से उनको अपनी जान और अपनी जो बाहरी रूप है उसको बनाए रखने के लिए अंडरवर्ल्ड की मदद हमेशा चाहिए होती है, और वो उनको मिलती है अंडरवर्ल्ड के साथ मिल के। और दूसरा इसका ग्लैमर का एलिमेंट ये है कि अंडरवर्ल्ड वालों के पास सब कुछ होता है, लेकिन जो एक खूबसूरती, एक ग्लैमर, एक हाई एंड किस्म की पर्सनैलिटीज़ उनको फिल्म इंडस्ट्री से मिलती हैं,
अब जो अंडरवर्ल्ड वाले हैं उनके भी बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनकी शादियाँ होती हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं, ईद दिवाली त्यौहार मनाए जाते हैं, फंक्शन होते हैं, वहाँ उनको किसी सेलिब्रिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो डरा धमका के लाएंगे तो एक दो बार तो कुछ आएगा, तीसरी बार मना कर देगा, तो वो एक अपना इंटीमेट रिलेशन बना लेते हैं। तो इसलिए बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस जो हैं वो डी कंपनी के साथ, छोटा राजन के साथ, उसके पहले हाजी मस्तान के साथ, उसके पहले करीम लाला के साथ, उसके पहले वरदा राजन के साथ सब बना के रखते थे। किसी की गणपति में चले गए, किसी की दिवाली पार्टी में चले गए, किसी के जन्मदिन पे चले गए। तो इस तरीके से वो अंडरवर्ल्ड से रिश्ते बना के रखते थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सो कहने का मतलब ये था कि रिश्ते बहुत किस्म के होते हैं। फिर एक रिश्ता होता है आखिर में दुश्मनी का रिश्ता। जो आदमी किसी किस्म का और रिश्ता अंडरवर्ल्ड से नहीं बना सकता, उसके लिए आखिरी रिश्ता रह जाता है गोली का रिश्ता। वो भी हमने देखा, गुलशन कुमार का केस देख लिया। उसके बाद हमने एक दो और ऐसे स्मगलर थे, मुकेश दुग्गल का केस देख लिया। राकेश रोशन, राजेश रोशन से गोलियां चली, वो भी देख लिया। बहुत से लोगों को धमकियां मिलती रही, कुछ लोग मारे गए, कुछ बच गए, कुछ हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। तो ये सब कुछ हमने देखा कि कैसे दुश्मनियाँ निकाली जाती हैं, कैसे लोग मारे भी जाते हैं। तो दोस्तों, ये पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद आपने ये पहले देखी हो क्योंकि बहुत पुरानी पिक्चर है। इस तस्वीर में वाइट शर्ट में दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई नूरा। ये तस्वीर दाऊद के जो दुबई में घर था, वाइट हाउस, उस घर की है। और कहा जाता है कि 1992 की फिल्म है, जब सलमान खान किसी फंक्शन के सिलसिले में दुबई में था तो दाऊद के घर में जो दावत हुई उसमें ये एक तस्वीर नूरा के साथ, वो तस्वीर है 92 की। और उसके बाद सीधा चलते हैं 25 साल बाद, एक दूसरी तस्वीर सामने आती है जो शायद आपने नहीं देखी हो, क्योंकि ये तस्वीर एक जो दाऊद इब्राहिम की फैमिली के जो यंग लड़के हैं, भाइयों के बेटे आगे, उनका एक इंस्टाग्राम ग्रुप है आपस में, दोस्तों का और रिश्तेदारों का। और ये तस्वीर उस जो इनर इनका इंस्टाग्राम ग्रुप है उसमें से ये फ़ोटो के मेरे एक चैनल को देखने वाले चाहवान ने लंदन से भेजी है ये फ़ोटो। और ये तस्वीर है 2017 के सितंबर की, जब सलमान खान एक बहुत बड़ा जो उसने एक यूरोप का टूर किया था, उसके साथ कुछ एशियन दूसरे कंट्रीज भी थे, डेनमार्क में था, नीदरलैंड में था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी था शायद। तो वो जो एक जिसको ये लोग वर्ल्ड टूर कह देते हैं, उसका हिस्सा जो 2 प्रोग्राम लंदन में हुए थे, पहला बर्मिंघम में और दूसरा लंदन में, ये उसका जो प्रमोशनल इवेंट था लंदन में जो किया गया था, और जिसको लाइका एक बिज़नेस ग्रुप है वहाँ पे, उसने स्पॉन्सर किया था। तो उसकी स्टेज के ऊपर कुछ पीछे प्रबंधक लोग खड़े हैं और साथ में सलमान खान के साथ अनीस इब्राहिम, जो दाऊद इब्राहिम का दूसरा भाई है छोटा नूरा के साथ साथ, अनीस का छोटा बेटा मेहरान, ये आपको सलमान खान के साथ दिखाई दे रहा है। तो तकरीबन 25 साल के बाद, 92 के बाद, नूरा की उस तस्वीर के बाद सलमान खान की अगर तस्वीर कोई किसी दाऊद ख़ानदान के बंदे के साथ दिखाई दी है तो वो ये 2017 की तस्वीर है मेहरान की, जो अनीस इब्राहिम का छोटा बेटा है। तो ये तीसरी पिक्चर आप देख रहे हो, इसमें जो बाईं तरफ जो एक लड़का खड़ा है वो अनीस इब्राहिम का दामाद है, और राइट साइड में जो टोपी वाला शख्स है वो अनीस का बड़ा बेटा इब्राहिम अली है। और जो जिसकी पीठ है वो शख्स की पहचान नहीं हो पा रही कि कौन है। और ये तस्वीर में भी अनीस का बड़ा बेटा इब्राहिम अली अपने एक कज़न के साथ है। वो इनकी फैमिली की किसी
एक और बहन का बेटा है, वो कज़न है दोनों। और इस तस्वीर में दोनों भाई हैं, बड़ा भाई इब्राहिम अली और छोटा भाई महरान, ये दोनों अनीस के बेटे हैं। ये उनके घर की फ़ोटो है और ये वो हॉल है जिसका उस समय में नाम और था, लेकिन अब उसका नाम बदली कर दिया गया है। और जो ये बर्मिंघम में जो पहला शो हुआ था शनिवार को सलमान खान का, जिसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड की फिगर दूसरे काफ़ी शामिल हुए थे। ये हॉल है बर्मिंघम सिटी के अंदर, एक NEC नेशनल एग्जीबिशन सेंटर नाम का एक एरिया है, उसके अंदर ये हॉल है, जिसका नाम उस समय पे रख दिया गया था बार्कले बैंक है बहुत बड़ा, तो बार्कले कार्ड उनका जो है चलता है, क्रेडिट कार्ड, बार्कले कार्ड के नाम से अरीना ये बना था। है तो NEC का, लेकिन जो स्पॉन्सर करता है, ये बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करती है उस हॉल को, उसका नाम साथ में जोड़ दिया जाता है। आजकल इसका नाम चेंज किया हुआ है और ये बर्मिंघम का सबसे महंगा हॉल है। हज़ारों डॉलर उसका किराया है, जहाँ पे सलमान खान का ये शो करवाया गया था। और ये आखिरी पिक्चर है जो लंदन का एक ज़माने में जिसको मिलेनियम अरीना कहा जाता था। ये जो लंदन सिटी का जो पुराना एयरपोर्ट है उसको लंदन सिटी एयरपोर्ट कहते हैं, उसके बिल्कुल नज़दीक है। वहाँ पे जहाज़ उतरते चढ़ते इस मिलेनियम अरीना से दिखाई देते हैं। आजकल इसका नाम बदल के काफ़ी सालों से O2 अरीना रखा गया है। तो ये एक जो एलियंस की तश्तरी होती है, जो ETs जिनको हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पीपल, उनकी जो एक जो साइंटिफिक उनका जो सिंबल बनाया हुआ है, उसको लेके ये मिलेनियम हॉल बना था। इसका भी नाम चेंज करके O2 अरीना, जिसमें संडे वाले दिन उस सितंबर में लंदन में सलमान खान का शो हुआ था। और ये हॉल लंदन का सबसे महंगा हॉल है। तो ये आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस शो के बारे में बतानी थी, जिस शो के दौरान सलमान खान की मुलाकात अनीस इब्राहिम के छोटे बेटे महरान से होती। तो ये इस किस्म के रिश्ते अंडरवर्ल्ड के होते हुए चलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है फिर भी जो ग्लैमर पार्ट है। वो हमने जब शारजा में क्रिकेट मैचेस होते थे तो दाऊद इब्राहिम का जो कूपा होता था, उसका जो बॉक्स होता था स्टेडियम में, उसमें हमने देखा लाइन से एक्टर बैठा करते थे। आगे दाऊद एंड कंपनी, उसके पीछे बड़े बड़े एक्ट्रेसेस वो पीछे बैठ के क्रिकेट मैच देखते थे। उसके एक तो उसका जो कई बार तो ऐसे होता था टेलीविज़न पे उसकी कमेंट्री देखते हुए कि उतनी क्रिकेट नहीं दिखाई जाती थी स्क्रीन पे जितना दाऊद इब्राहिम का वो बॉक्स दिखाया जाता था। तो ये एक डिफरेंट किस्म का एक एलिमेंट है जो अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के रिश्तों का है। कुछ इसी किस्म के रिश्ते हॉलीवुड में भी चलते हैं। इसी किस्म के रिश्ते चेन्नई या साउथ इंडियन की फिल्मों में भी चलते हैं। इसी किस्म के रिश्ते पंजाबी फिल्मों के, जिसको बॉलीवुड कहा जाता है, वहाँ भी चलते हैं। कुछ लोग जो बंदूकधारियों के साथ समझौता नहीं कर सके या नहीं मिले, उनको जान से मार दिया गया। पंजाब में बहुत ऐसे किस्से हैं, वरिंदर से लेके बाद तक आज तक के जो गैंगस्टर हैं वो बड़े बड़े एक्ट्रेस से वसूली लेते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, सिंगर से भी मांगते हैं। तो ये एक बहुत पुराना दस्तूर है, जहाँ पैसा होगा वहाँ क्राइम का कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर जिनको मिलने के लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर कई महीनों तक उनके दरवाजे के बाहर बैठे रहते थे, और वही लोग उसी दिन किसी को नहीं मिलते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक इंस्पेक्टर के बेटे की शादी में हाज़िरी दे रहे होते हैं। तो एक्टरों को भी पता है किसको कुछ करना है, किसको नहीं करना है। मुझे बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में पता है। धर्मपाजी के, धर्मेंद्र, इतने बड़े एक्टर फिल्म इंडस्ट्री के, कभी अंडरवर्ल्ड से कोई पंगा नहीं, कुछ नहीं,
लेकिन कोई आदमी अगर झूठ बोल के भी उनके घर के पहुंच जाए कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और पगवाड़े से आया हूँ पंजाब से, तो पाजी दोनों दरवाजे खोल के उसका खैर मकदम किया करते थे, गले मिलते थे। वो बंदा भले कुछ हब्बा लगाता हो, मूंगफली बेचने वाला हो, अगर इनकम टैक्स का बोल दिया तो धर्मेंद्र के घर के दरवाजे खुल जाते थे। तो ये एक अलहदा जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, उनका और उसी तरह अंडरवर्ल्ड के लोगों का जो एक रिश्ता बनता है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ, ये बहुत अजीब कहानी है। तो उसी की कड़ी में आज मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई है जो आपने देखी भी होगी अभी तक, एक दो बार और भी चलेंगी शायद, इसके साथ साथ और देख लेना। तो ये तस्वीरें एक वो रिश्ते को सिद्ध करती हैं कि 1992 में जब दाऊद इब्राहिम अपने पूरे जोश में था, पूरी तूती बोलती थी पूरे एशिया में उसकी, उस समय पे जो सलमान खान एक्टर का उसके भाई के साथ उसके घर में फ़ोटो का सामने आना कोई हैरान निराश नहीं करता। वो दौर था जब हर एक्टर जो था वो दाऊद के दरबार में सैल्यूट मारने जाया करता था। यहाँ के दबंग लोग वहाँ पे जैसे कहते हैं कि भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुआ करते थे दुबई के ऑफिस में। तो लेकिन 2017 में जब लंदन में एक 12 साल के बाद सलमान खान का वर्ल्ड टूर के चलते हुए 2 शो होते हैं इंग्लैंड में, उन शो के दौरान दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के छोटे बेटे मेहरान के साथ फ़ोटो का सामने आना, जो मैंने आज तक नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी और इसके साथ आपको दिखा रहा हूँ। मेहरान की वो तस्वीर सलमान खान के साथ कुछ और नहीं तो ये सिद्ध जरूर करती है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ रिश्ते जो मैंने बोला था अलग भी होते हैं, अंडरवर्ल्ड से हटके भी होते हैं। अब आज तो दाऊद इब्राहिम का अंडरवर्ल्ड में कोई लेना देना नज़र नहीं आता, कोई होगा तो चंद लोगों तक होगा, लिमिटेड होगा। लेकिन उसके भाई के बेटे का आज से सिर्फ 5 साल पहले, और वो भी 25 साल के बाद, 92 की उस नूरा की पिक्चर के बाद, और शारजा के मैचेस तो उसके पहले हो गए थे, उसके बाद 25 साल के बाद भी उस फैमिलीज़ के आपस में इतने अच्छे रिलेशन है कि लंदन के उस स्टेज पे जहाँ पे प्रमोशनल जो इवेंट होता है उसमें हीरो हीरोइन के साथ एक फ़ोटो अप करवाने के लिए सैकड़ों हज़ारों पाउंड लगते हैं, पैसा देना पड़ता है फ़ोटो खिंचाने के लिए भी, तब जाके कहीं वो बड़े बड़े शोज़ के खर्चे निकलते हैं। पर लंदन के और बर्मिंघम पे कॉस्टली जो सबसे बड़े महंगे एरिनास थे, हॉल थे जहाँ पे वो कॉन्सर्ट्स हुए, और जिनमें 120 आर्टिस्ट इंडिया से गए हुए थे, आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियन। उनमें बहुत सारे लोग, एक बादशाह रैपर है वो गया हुआ था, सोनाक्षी सिन्हा गई हुई थी, और उसके साथ बहुत सारे और हीरो हीरोइन, और साउथ इंडिया का वो एक डांसर कम बहुत अच्छा रैपर है, डांसर, मैं नाम भूलता हूँ तो हमेशा उसका, वो गया हुआ था। तो ये बहुत से लोग उस ट्रिप के साथ गए थे। वहाँ पे सलमान खान और बाकी एक्ट्रेस की सिक्योरिटी का खर्चा ही लंदन में अगर सबसे महंगी चीज़ कोई है तो वो सिक्योरिटी है। बाउंसर जो वहाँ पे हायर करते हो वो हज़ारों पाउंड में मिलते हैं, रुपयों में नहीं। तो वो इतना बड़ा आडंबर वहाँ पे करना पड़ता है एक एक्टर के लिए। और वो जो पूरा जो प्रोग्राम था वो एक लाइका ग्रुप है वहाँ का, जिसके करता धरता एक भाई हैं, एक उनका नाम अच्छा सा नाम है, वो उन्होंने पूरा किया। एक मुंबई की कंपनी है इवेंट्स, मलाड में माइंड स्पेस में उनका थिंक इवेंट्स, वो उसके ऑर्गेनाइज़र में से एक थे। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत पैसे वाले लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ता है। और मैं जब जिस स्टोरी कर रहा था वो 2017 के प्रोग्राम का मैंने देखा, तो जिस कंपनी ने उसका नाम है SSZ, उस कंपनी का मैंने प्रोफाइल देखा जब यूट्यूब पे, तो उस कंपनी का टोटल जो टर्नओवर है उस साल का था वो $5 लाख था।
और उस कंपनी के टोटल मुलाजिम 25 थे। अब 25 लोगों की मुलाजमों की कंपनी एक छोटे से टर्नओवर के साथ 5 लाख करोड़, 5 लाख डॉलर कुछ भी नहीं होते, 50 मिलियन डॉलर था शायद। तो लेकिन इतने बड़े बड़े इवेंट करने के लिए कंपनी का बहुत बड़ा होना ज़रूरी होता है। शायद ये छोटी कंपनी इसलिए कर गई कि उसके जो रिश्ते थे वो सलमान खान से अच्छे होंगे, कुछ पार्टनरशिप कर लिया होगा कि आधा पैसा आप लगाओ, आधा हम लगाते हैं। कुछ जो इवेंट और दूसरी कंपनी है थिंक इवेंट्स, उन्होंने कर लिया होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उस ज़माने में स्कैंडल हुआ करता था। जो ओवरसीज़ कंसर्ट्स होते थे बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस के, वो कहीं ना कहीं शक की सुई से बाहर नहीं जाते थे। उनमें से कबूतरबाजी के इल्ज़ाम भी लगते थे, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम भी लगते थे, इस किस्म के और बहुत सारे इल्ज़ाम लगते थे। तो ये कहीं ना कहीं ये किस्सा है हमारी एजेंसीज़ को काम करने के लिए ऐसे जो घटनाएं होती हैं उस पर ख़ास नज़र रहती है। और मुझे मेरे अपने बम्बई के सूत्र बता रहे थे मित्र कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि शायद सलमान खान के ऊपर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने की आशंका लगती है। बहुत सारी एजेंसीज बहुत कुछ काम करनी है पिछले बहुत महीनों से, जिनमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन, फिल्म स्टार, उनके ऊपर जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो बड़ा आरोप लग रहा है कि इतने हज़ारों करोड़ों रुपए उन्होंने कैसे कमाए, कैसे इन्वेस्ट किए, कैसे मल्टीप्लाई किए और कैसे उनके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग की, विदेशों में प्रॉपर्टी बनाई, यहाँ प्रॉपर्टी बनाई, कैसे किया, क्यों किया, ये सब की जांच बड़े बड़े लोगों की हो रही है, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग भी, सोनू सूद के ऊपर ऑलरेडी रेड पड़ गई। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई चल रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसी क्या बात उभर के सामने आती है। लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते एक जनरेशन तक ही लिमिटेड नहीं होते, जनरेशन नेक्स्ट तक भी जाते हैं। तो देखते रहिए आने वाले दिनों में ये रिश्ते कैसे बढ़ते हैं, कैसे पनपते हैं, कैसे फैलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।